सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी ओल्ड के बारे में। ये मूवी डायरेक्ट की है एम नाइट श्यामलन ने और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक फैमिली को जो कि अपनी वेकेशन को स्पेंड करने के लिए अनामिका रिजॉर्ट में आई होती है। इस फैमिली में 4 मेंबर होते हैं, जहाँ पे हस्बैंड का नाम गाय, वाइफ का नाम प्रिस्का और उनके 2 बच्चे होते हैं, ट्रेंट और मैडो। तो जैसे ही वो फैमिली वहाँ पे पहुँचती है रिजॉर्ट पे, जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं होटल के, वो उनको वेलकम करते हैं और उन्हें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स भी ऑफर करते हैं। इसी दौरान ट्रेंट को एक नया दोस्त मिलता है जिसका नाम होता है एडलेब। एडलेब एक्चुअल में जो होटल का मैनेजर है उसका भतीजा होता है। और जैसे कि हमें सीन में दिखाया जाता है कि अभी भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिससे हमें ये बात पता चलती है कि वो रिजॉर्ट अभी नया नया ही खुला है और उसकी ओपनिंग को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सो गाइज, नेक्स्ट सीन में गाय को एक पैम्फलेट से पता लगता है कि उस रिजॉर्ट में वॉयरन एंड वॉयरन नाम की कंपनी जो कि फार्मास्यूटिकल में डील करती हैं उसके भी शेयर है। फिर नेक्स्ट सीन में फैमिली जो है बीच पर एंजॉय कर रही होती है और वहाँ पे ट्रेंट और एडलेब सभी लोगों से उनका हालचाल पूछते हैं। वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर भी होता है, ट्रेंट उनसे भी उनका हालचाल पूछता है। गाइज, इस दौरान हमें ये एक बात पता लगती है कि इस फैमिली के लिए वो उनका आखिरी वेकेशन है, क्योंकि इसके बाद गाय और प्रिस्का डिवोर्स लेने वाले होते हैं क्योंकि उनमें बहुत झगड़े चल रहे होते हैं। सो टेक्निकली ये इस फैमिली का साथ में आखिरी रिजॉर्ट है। अगले सीन में हमें ये भी पता लगता है कि प्रिस्का को एक ट्यूमर है उसकी स्टमक में अंदर और दोनों लड़ रहे होते हैं और बच्चे डरे हुए सहमे हुए दूसरे कमरे में बैठे होते हैं। उसी दौरान हमें एक लेटर दिखाया जाता है जो एडलिब ने ट्रेंट को लिखा था, बट वो एक कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इसलिए ट्रेंट उसे पढ़ नहीं पा रहा था कि आखिर उसमें लिखा क्या है। गाइस, नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक रैपर जिसका नाम होता है ब्रेंडन। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बीच पर होता है, पर कौन से बीच पर ये बात क्लियर नहीं होती। तो उसकी गर्लफ्रेंड पानी में जाती है, वो उसको देख रहा होता है। कई सीन अगेन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गाय की फैमिली, जहाँ पे उसको मैनेजर कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हम आपको एक प्राइवेट बीच पर भेजना चाहते हैं। सभी एक्साइटेड हो जाते हैं और वहाँ जाने के लिए रेडी होते हैं। उसी वक्त वहाँ पे एक लेडी होती है जिसका नाम होता है पैट्रिशिया। उसको मिर्गी की बीमारी होती है, इसलिए उसको दौरा पड़ रहा होता है, पर उसका हस्बैंड जेरन एक नर्स होता है, तो वो फटाफट मामले को संभाल लेता है। पर उसी वक्त वहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए एक डॉक्टर आ जाता है जिसका नाम होता है चार्ल्स। चार्ल्स भी अपनी फैमिली के साथ उसी रिजॉर्ट पे वेकेशन स्पेंड करने के लिए आया होता है। चार्ल्स की फैमिली में भी 4 मेंबर है, उसकी मदर, वाइफ और उसकी डॉटर कारा। सो गाइज, यहाँ पे दोनों फैमिली यानी कि गाय की फैमिली और चार्ल्स की फैमिली इकट्ठे वैन में बैठ जाते हैं उस प्राइवेट बीच पर जाने के लिए। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि इस वैन का ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि इस फिल्म का डायरेक्टर एम नाइट श्यामलन ही है। तो जैसे ही वो वहाँ पे अपनी लोकेशन पर पहुँचते हैं, एम नाइट श्यामलन फटाफट उन्हें वैन से उतार के वहाँ से चला जाता है और सभी लोग बीच की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। ये बीच पूरी तरह से चट्टानों से छुपा हुआ होता है और जैसे ही सभी लोग वहाँ पे पहुँचते हैं उन्हें दिखाई देता है वहाँ पे ब्रेंडन। तो हमें यहाँ पे ये बात पता लगती है कि जिस रैपर को हमने स्टार्टिंग में देखा था वो इसी बीच पर होता है। यहाँ पे एक अजीब बात होती है कि बच्चों को यूजुअल से ज़्यादा भूख लग रही होती है, बट रिजॉर्ट वालों ने पहले से उन्हें बहुत सारा खाना दिया होता है। और यहाँ पे एक और अजीब बात होती है कि बच्चों को वहाँ पे विजिटर्स जो पहले आ चुके हैं वहाँ पे उनका सामान भी मिलता है। ट्रेंट स्विमिंग करने के लिए जाता है, बट ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि उसके पीछे एक लाश तैर रही होती है। तो वो चिल्लाता है, सभी लोग उसके पास आते हैं और लाश को बाहर निकालते हैं। पता लगता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि ब्रैंडन की जो गर्लफ्रेंड पानी में गई होती है, ये उसी की होती है। ब्रैंडन इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और सबको बताता है कि मैं तो इसी की वेट कर रहा था। ब्रैंडन के नाक से खून भी निकलना शुरू हो जाता है, पर ब्रैंडन की बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं होता। सभी लोग पुलिस को बुलाने के लिए फ़ोन डायल करते हैं, बट वहाँ पे बीच पे किसी के भी फ़ोन के नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं और वो लोग सभी दोबारा रिजॉर्ट में जाने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त वहाँ पे जेरन और पैट्रिशिया आ जाते हैं। पैट्रिशिया वही औरत थी जिसको स्टार्टिंग में दौरा पड़ रहा होता है और सभी लोग सोचते हैं कि जिस वैन से पैट्रिशिया और जेरन यहाँ पे आए हम उसी वैन में दोबारा बैठकर रिजॉर्ट चले जाते हैं। बट जेरन उन्हें बताता है कि वो वैन तो कब की वहाँ से चली गई है। गाइस, उसी वक्त वहाँ पे डॉक्टर चार्ल्स की वाइफ क्रिस्टल आकर बताती है डॉक्टर चार्ल्स को कि उसकी मदर को कुछ हो रहा है। उसकी मदर ठीक होती है और दूसरी साइड पे जेरन जो है रिसेप्शन ढूंढने की ट्राई करता है चट्टानों में, पर उसके सर में बहुत दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो दोबारा उसी बीच पर होता है। पर यहाँ पर एक बहुत ही अजीब बात हो रही है कि जेरन की जो हेयर लाइन है वो पीछे जा चुकी है, उसके फेस पर रिंकल्स आ चुके हैं और वो बूढ़ा हो चुका है। ये सभी देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और दूसरी साइड पे डॉक्टर चार्ल्स अपनी मदर को बचाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसकी मदर की वहाँ पे डेथ हो जाती है। और डॉक्टर चार्ल्स इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे देता है कि उसकी मदर ने अभी डेड बॉडी देखी थी ब्रेंडन की गर्लफ्रेंड की, तो इससे वो शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उनकी डेथ हो गई।
वहाँ सभी लोग पहाड़ों में कुछ लाइट्स भी चमचमाती देखते हैं और दूसरी साइड पे जो वो जेरन और पेट्रिशिया है वो ट्रेंट और मैडो से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही थी, क्योंकि ट्रेंट और मैडो भी बड़े हो चुके थे। पहले वो कहाँ पर छोटे बच्चे थे, बट अब वो बड़े हो चुके हैं। उनकी मदर प्रिस्का वहाँ पे आके देखती है और उनको पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि वो एकदम बड़े हो गए थे। और दूसरी साइड पर डॉक्टर चार्ल्स की जो बेटी है कारा, वो भी बड़ी हो चुकी थी। ये देखकर ब्रैंडन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो भागना शुरू कर देता है। डॉक्टर चार्ल्स भी उसके पीछे जाता है, पर वो चट्टानों में बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही उनकी आँख खुलती है, वो दोबारा उसी बीच पर खुद को पाते हैं। और यहाँ पे सभी लोग एक बात तो समझ गए थे कि यहाँ बीच पर कुछ ना कुछ एक्सट्रीम टाइम डायलेशन या कोई अनॉमली चल रही है, जिसमें वो लोग फंस चुके हैं। डॉक्टर चार्ल्स यहाँ पर अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और वो ब्रैंडन के मुंह पर एक कट मार देते हैं। ब्रैंडन वहाँ पे गिरा पड़ा अपनी एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देता है कि मैं तो उस अपनी गर्लफ्रेंड को, जिसको मैं बता रहा था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं तो उसको जानता भी नहीं था और मैं उसकी वेट भी नहीं कर रहा था। और ये भी बताता है कि वो लड़की बीमार थी, जैसे कि मैं बीमार हूँ। ब्रैंडन को एक्चुअल में हेमोफोलिया था, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून आता था। और सभी लोगों ने ये बात रियलाइज़ की कि उनकी ग्रुप में कोई ना कोई ऐसे मेंबर ज़रूर थे जो कि बीमार थे। जैसे कि डॉक्टर चार्ल्स मेंटली अनस्टेबल था, जिसका एग्जाम्पल उसने ब्रैंडन के मुंह पे कट लगा के दिया था। ब्रैंडन को हेमोफोलिया था, पेट्रिशिया को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, क्रिस्टल को कैल्शियम की कमी थी और प्रिस्का की स्टमक में ट्यूमर था। सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि प्रिस्का एकदम से बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उसका ट्यूमर का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बाहर से भी स्टमक के दिखना शुरू हो जाता है। डॉक्टर चार्ल्स सबको बताता है कि अब उसे ऑपरेशन करके ट्यूमर को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी प्रिस्का की जान बच सकती है। तो डॉक्टर चार्ल्स जो है ऑपरेशन की तैयारी करना शुरू कर देता है और उसके ट्यूमर को बाहर निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही डॉक्टर चार्ल्स उसकी बॉडी पर एक कट लगाता है, एक बहुत ही अजीब बात होती है कि कट अपने आप ही भर जाता है। तो उस कट को खुला रखने के लिए सभी लोग उसको हाथ से पकड़ते हैं और वो ट्यूमर को बाहर निकालते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ट्यूमर अब एक बहुत ही ज़्यादा फुटबॉल के साइज़ का हो जाता है और जैसे ही वो लोग उसको छोड़ते हैं, कट अपने आप ही हील हो जाता है और प्रिस्का की जान बच जाती है। तभी ब्रैंडन सभी लोगों को आवाज़ लगाता है ये बात बताने के लिए कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड का शरीर, जो पहले डेड बॉडी था, वो स्केलेटन बन चुका है। सभी लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है कि इस बीच पर कुछ तो टाइम डायलेशन चल रहा था, जिसकी वजह से टाइम बहुत जल्दी बीत रहा था। एक्चुअल में उस बीच में 30 मिनट 1 साल के बराबर थे, तभी वो लोग बूढ़े हो रहे थे और उनके बच्चे जवान। तो जेरेन इन थ्योरी को नकार देता है। वो बोलता है कि अगर इस बीच पर टाइम डायलेशन चल रहा होता तो इसका असर नॉन लिविंग थिंग्स पर क्यों नहीं पड़ रहा। एक्चुअल में उस बीच पर उनके सेल्स बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहे थे और मर रहे थे, जिसकी वजह से उनके बच्चे बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे थे और उसी वजह से क्रिस्टल के डॉग की भी डेथ हो गई थी। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो क्यों उन चट्टानों को पार नहीं कर पा रहे। तभी उन्हें ये बात समझ में आती है कि वो उस चट्टानों को इसलिए पार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी बॉडी एकदम से चेंज जो है अडेप्ट नहीं कर पा रही है। इस जैसे कि एक ड्रग एडिक्ट अगर एकदम से ड्रग्स छोड़े तो उसकी बॉडी जो है चेंज अडेप्ट नहीं कर पाएगी और मर जाएगी। इसीलिए वो लोग भी बार बार बेहोश होकर सबकॉन्शियसली उस बीच पर दोबारा वापस आ जाते थे। और इसी वक्त हमें पता लगता है कि जो कारा है वो प्रेग्नेंट है और उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। ट्रेंट ने कारा को प्रेग्नेंट कर दिया था। इस बात से सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और क्योंकि जो न्यूबॉर्न बच्चा है वो चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए पैदा होते ही वो भी मर गया था। ये बहुत ही हैरानी वाली बात है कि कारा जो 2 दिन पहले खुद बच्ची थी, अब उसने एक बच्चे को जन्म दिया था और वो बच्चा भी नहीं बच पाया। इन सभी लोगों ने लाइफ को बहुत तेज़ी से एक्सपीरियंस कर लिया था, जैसे कि एजिंग, टाइम डायलेशन, लोगों की डेथ, पेट की डेथ, न्यूबॉर्न बच्चे की डेथ। इतने से तो कोई भी पागल हो जाए। तो डॉक्टर चार्ल्स जो है वो बिल्कुल अपना मानसिक संतुलन खो देता है और वो ब्रैंडन को मार देता है, उसका मर्डर कर देता है। गाइस, यहाँ पर जहाँ पे पहले हमें आसमान में कुछ चमचमाती लाइट्स दिखाई देती हैं, अक्सर में वो सीसीटीवी कैमरा होते हैं और कोई लोग उन्हें सब लोगों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जेरन जो है वहाँ से पानी के रास्ते से निकलने की उस बीच से कोशिश करता है और पेट्रिशिया भी ये सब देख रही होती है। पेट्रिशिया को यहाँ पे एक अजीब बात होती है कि जब से वो इस बीच पर आई थी उसे कोई भी दौरा नहीं पड़ा था, वो बिल्कुल ठीक थी। और यहाँ पर सभी लोग बैठकर ये बातें डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे उन्हें ये रिजॉर्ट मिला और उन्हें ये बात रियलाइज़ होती है कि एक्चुअल में उन्होंने इस रिजॉर्ट को नहीं चुना, बल्कि उन रिजॉर्ट वालों ने इन्हें चुना है, क्योंकि इन सभी लोगों में से कोई ना कोई ऐसे लोग ज़रूर थे जो बिल्कुल बीमार थे, इसीलिए उन्हें टारगेट किया गया और उसे प्राइवेट बीच पर भेजा गया था। उन सभी लोगों के पासपोर्ट भी रिजॉर्ट वालों के पास थे और वो सभी लोग यहाँ पर
उन्हीं की स्पॉन्सर्ड फ़्लाइट और स्पॉन्सर्ड बस से आए थे, यानी कि अगर वो लोग यहाँ पे मर भी जाते तो किसी को पता नहीं लगता, और ये बहुत ही डरने वाली बात है। जेरन जैसे ही वहाँ पे निकलने की कोशिश करता है, पानी में जाते ही वो बेहोश हो जाता है, और पानी में बेहोश होने का मतलब होता है मौत। तो उसकी बॉडी भी तैरते हुए वहाँ से बीच पर आ जाती है, और सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब वो वहाँ पे कैसे निकले और यहाँ से कैसे बचकर जाएं। जो ट्रेंट है वो अपने न्यूबॉर्न बच्चे को बरी कर रहा होता है, और कारा चट्टानें चढ़कर दूसरी साइड जाने की कोशिश करती है कि तभी वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है और सीधा नीचे गिर जाती है। पैट्रिशा पानी के रास्ते वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, और वो रिस्क लेने के लिए रेडी होती है क्योंकि जेरिन तो मर चुका था। तभी पैट्रिशा को दौरे आने शुरू हो जाते हैं, और वो दौरे इतने बुरे होते हैं और तब तक आते रहते हैं जब तक पैट्रिशा की डेथ नहीं हो जाती। तो ऐसे पैट्रिशा भी मर जाती है, और डॉक्टर चार्ल्स अब सोचता है कि अब बस हम बूढ़े हो रहे हैं, क्योंकि गाय को भी एक आँख से दिखना बंद हो जाता है और प्रिस्का को भी एक कान से सुनना बंद हो जाता है। गाय और प्रिस्का ये बात मान चुके थे कि अब बहुत जल्दी वो भी मरने वाले हैं, तो वो अभी अपने मन के सारे मनमुटाव भुलाकर एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते थे। इसीलिए वो लोग आग जलाकर उसके पास बैठ जाते हैं, और उनके बच्चे ट्रेंट और मैडो सभी लोगों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। और उसी दौरान उन्हें वहाँ पे एक डायरी मिलती है, जहाँ पे पहले जो लोग यहाँ पर फंसे थे उनकी डिटेल्स, एड्रेस वगैरह लिखे थे। और उस डायरी में ये भी लिखा था कि कैसे एक्सट्रीम मैग्नेटिज्म की वजह से और चट्टानों में फंसे मिनरल्स की वजह से सभी लोग यहाँ पर बेहोश हो जाते थे, और यहीं पर उनकी बॉडी बहुत जल्दी ग्रो होकर यहीं पर मर जाती थी। सो गाइज़, यहाँ पे हमें ये भी पता लगता है कि सभी चीज़ें ना कोई रिकॉर्ड कर रहा था, और दूसरी साइड पे डॉक्टर चार्ल्स पूरी तरह से पागल हो जाता है और वो गाय पे अटैक कर देता है। प्रिस्का अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और एक चाकू से डॉक्टर चार्ल्स पर वार कर देती है। प्रिस्का के हाथ में जो चाकू था उस पर जंग लगा होता है, इसी वजह से डॉक्टर चार्ल्स की बॉडी में इन्फेक्शन हो जाती है, और गैंग्रीन की वजह से उसकी बहुत ही ज़्यादा भयानक मौत हो जाती है, और प्रिस्का अपने आप को डिफेंड करने में कामयाब होती है। इसी दौरान ट्रेंट और मैडो भी एक केव में छुपे होते हैं, और जैसे ही वो वहाँ पे छुपे होते हैं, क्रिस्टल भी वहाँ पे होती है, और वो भी ऑलमोस्ट पागल हो चुकी है। वो उनको मारने के लिए एक पत्थर उठाती है, बट फास्ट एजिंग और कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से उसकी हड्डी टूट जाती है और पत्थर नीचे गिर जाता है। जैसे जैसे वो उनकी तरफ आगे बढ़ती है, कदम कदम पर उसकी हड्डियाँ जो है टूटनी शुरू हो जाती है, और वहीं उसी पोजीशन में हील हो जाती है। अब क्रिस्टल बहुत ही एक मॉन्स्टर की तरह दिखना शुरू हो जाती है, और क्रिस्टल की बॉडी इतना डैमेज सहने के बाद उसकी भी बॉडी गिव अप कर देती है, और वो वहीं पर मर जाती है। सो गाइस, इस बीच पर अब सिर्फ गाय की फैमिली यानी कि गाय, प्रिस्का, ट्रेंट और मैडो ही बचते हैं, और वो मान लेते हैं कि अब उनकी मौत जल्दी होने वाली है। वहीं पे बैठे बैठे बीच पर गाय और प्रिस्का की भी डेथ हो जाती है, और वहाँ पर सिर्फ ट्रेंट और मैडो बैठते हैं। वो अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए कि बचपन वो कैसे खेलते थे, वो सैंड के कैसल्स बनाते हैं, और अपने साथ जो अपना आखिरी समय है उसको मान लेते हैं कि अब उनकी मौत होने वाली है, और वो उस टाइम को फुल एंजॉय करना चाहते हैं। वो दोनों अपनी पिछली यादों को याद करते हैं, तभी ट्रेंट को इडलिब की याद आती है। इडलिब वही लड़का था जिसकी बस एक दिन पहले उससे दोस्ती हुई थी, और उसने उसको एक लेटर दिया था। ट्रेंट जैसे ही उस लेटर को खोलता है और उसके कोड को अनलॉक करता है, उसे ये बात समझ में आती है। वहाँ पे लिखा होता है उस लेटर में, माई अंकल डज नॉट लाइक द कोरल्स। उन्हें समझ आता है कि अगर यहाँ से बीच से निकलना है तो उसका रास्ता कोरल से होता हुआ जाएगा। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। ट्रेंट और मैडो समुंदर के अंदर, कोरल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां से वो लोग अंदर होते ही गायब हो जाते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि उस आइलैंड के ऊपर एक कैमरामैन होता है, वो सभी लोगों को रिकॉर्ड कर रहा था, और थोड़ी देर में वो भी वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ट्रेंट और मैडो की भी डेथ हो गई। वो अपने हेडक्वार्टर पहुँचता है, जो कि वॉयरन एंड वॉयरन फार्मास्यूटिकल की लैबोरेटरी होती है। वॉयरन एंड वॉयरन कंपनी अनामिका रिजॉर्ट के साथ अपने ड्रग्स की टेस्टिंग करती थी टूरिस्ट के ऊपर। जैसे ही टूरिस्ट वहाँ पे पहुँचते थे, ड्रिंक्स में मिलाकर उन्हें एक ड्रग दिया जाता था, जिसके बाद उन्हें उस प्राइवेट बीच पर छोड़ दिया जाता था, जहाँ पे उसकी एजिंग बहुत जल्दी होती है। क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाइयाँ बनाती थी जिसकी टेस्टिंग में सालों साल लगते थे, वो अपने टूरिस्ट के ऊपर उन ड्रग्स की टेस्टिंग करती थी और उन्हें उन रिजॉर्ट में छोड़ देती थी, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत जल्दी बीतता था। इसीलिए वो अपनी दवाइयों की टेस्टिंग करने के लिए कि उनका सक्सेस रेट कितना है, वो उन्हीं लोगों को चुनते थे जो किसी ना किसी बीमारी से परेशान थे। जैसे कि पैट्रिशिया को मिर्गी की बीमारी थी, इसीलिए उन्होंने उसको टेस्ट किया था अपने ड्रग को कि वो पैट्रिशिया पर कितनी देर पे
काम कर रहे थे। जैसे कि हमें पता है कि पेट्रिशिया को दौरा नहीं पड़ा था, मतलब उनका ड्रग जो है वो सक्सेसफुल था। इसी तरीके से चार्ल्स की जो मेंटल कंडीशन थी उसको ना जांचने के लिए भी उसको ड्रग दिया था, बट उनका ड्रग ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि चार्ल्स अंत में पूरा पागल हो गया था। इसी तरीके से हमें पता लगता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी असल में अनामिका रिजॉर्ट के साथ मिलकर अपने टूरिस्ट के ऊपर कुछ ऐसे ड्रग्स की टेस्टिंग कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत जल्दी बीतता था। अदरवाइज नॉर्मल लाइफ में उन ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता, इससे कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे, इसीलिए वो अपने टूरिस्ट को धोखा दे रहे थे। अंत में हमें पता लगता है कि ट्रेंट और मैडो वहाँ से सेफली बाहर आ जाते हैं और वो कंपनी के ऊपर, वॉयरन एंड वॉयरन कंपनी के ऊपर और हमारी जो अनामिका रिजॉर्ट था उन पर केस कर देती है, और फाइनली पुलिस जो आकर उन सबको गिरफ्तार कर लेती है और फार्मास्यूटिकल कंपनी भी बंद हो जाती है। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की मूवी। आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।